दोस्तों, मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन के समान अध्ययन के बुक को इस चैनल पर पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं भारतीय संविधान को लिया हूं, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर है संविधान एक परिचय। इसमें कुछ और चीजें ऐड की गई हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, जिसमें हमारे संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मालूम है कि प्रारंभ में अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, फिर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे शासन के क्षेत्र में वह आ गए। 1770 के आसपास कंपनी की हालत काफी बदतर हो गई, जिससे वह लोन के लिए वहां की महारानी के पास वह गए। तो वहां पे कंपनी से संबंधित कुछ एक्ट पारित किया, तो उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कंपनी का जब शासन था, तो कंपनी का शासन कब से कब तक था, तो 1773 से 1858 तक यह माना जाएगा, जबकि 1757 से ही माना जाता है। लेकिन चूंकि एक्ट जो है 1773 से आने स्टार्ट हुए, तो कंपनी का शासन के तहत जो एक्ट आए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1773 में सबसे पहले कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो आप लोग याद रखेंगे, वनडे एग्जामों में अक्सर करके यही पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो यह 1773 में आया। फिर उसके बाद से संशोधन या बंदोबस्त कानून जिसको बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त अलग है और यह बंदोबस्त कानून अलग है, यह याद रखेंगे आप लोग। अस्थाई बंदोबस्त कृषि के लिए आया था, तो वह अलग चीज है, और यह बंदोबस्त कानून है, यह 1781 में आया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, यह भी काफी एग्जामों में पूछता है। यह दोनों जो है एग्जामों में काफी पूछता है, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, यह दोनों एग्जाम का मटेरियल है, यह याद रखेंगे आप लोग। कार्नवालिस के संबंध में जो एक्ट था वह 1786 में आया। तो इधर जो है बहुत पैटर्न नहीं है कि कब कौन आया, मतलब कितने साल के बाद कौन आया, यह पैटर्न नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्पेशली यह रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट, यह तो याद रखना ही है। फिर उसके बाद से चार्टर एक्ट कब से कब तक था, तो 1793 से 1853 तक, ठीक है। तो 1793 में पहला आया, फिर उसके बाद से 1813 में 20-20 साल के बाद यह गैप होता जाएगा। फिर 20 साल के गैप के बाद 1833 में, फिर उसके बाद 20 साल के गैप के बाद 1853 में, ठीक है। तो चार्टर एक्ट जो है 20-20 साल के गैप के बाद आया। यह 1793 वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन 1813 1833 यह दोनों काफी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद से 1893 के बाद 1857 में क्या हो गया, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई, ठीक है। तो उसके बाद से 1858 से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, अब जो है सम्राट का शासन हो गया। तो 1858 से 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक सम्राट का शासन था। और इसमें कौन कौन से एक्ट आए, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1861 में आया। फिर उसके बाद से 1892 में भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद से भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो। फिर उसके बाद से 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह लास्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वनडे एग्जामों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद से आप लोग याद रखेंगे 1813 में आया इसके प्रावधान और 1833 का प्रावधान। फिर उसके बाद से याद रखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और यह मार्ले मिंटो सुधार, यह तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह वनडे एग्जामों के लिए आप लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद से इनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट देख लेंगे कि किसमें क्या क्या प्रावधान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके तहत क्या क्या किया गया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, ठीक है। कंपनी पहली बार प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला, ठीक है। कंपनी के अभी तक सरकार द्वारा या राजा द्वारा मान्यता नहीं मिला था प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए, केवल वह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी।
ठीक है, जबकि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में वो संचालन नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो है इसके तहत उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई और भारत में तब केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, तो यह आता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में किस एक्ट के थ्रू पड़ी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी। ठीक है, अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या है, तो बंगाल का गवर्नर, देखिए 1757 में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, क्लाइव था। तो यह जो है 1773 के पहले, ठीक है, यह गवर्नर रहते थे, वो भी कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे आप लोग, 1773 के पहले क्या थे, गवर्नर थे। 1773 के बाद क्या बोले जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, यह कब तक चलेगा, तो यह चलेगा 1833 तक। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएंगे, 1833 से भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, यह कब तक चलेगा, तो 1857 तक। 1857 के बाद क्या आ जाते हैं, वायसराय आ जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नर कौन था पहला, तो यह क्लाइव था। ठीक है, 73 में कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना पहला गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 1833 में कौन बना, तो यह विलियम बेंटिंग बना। और 1857 में प्रथम वायसराय कौन बना, तो वह बना कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, गवर्नर क्लाइव। ठीक है, फिर उसके बाद से गवर्नर जनरल पहला कौन बना, वारेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद से 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वायसराय पहला कौन बना, तो कैनिंग बना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यह याद रखना है। अब उसके बाद से इस एक्ट की विशेषताओं में देखेंगे, बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया इस एक्ट के तहत। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग बना, यह पॉइंट याद रखना है। और उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, तो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जैसे प्रधानमंत्री के अंदर क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही ये वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसका यह 4 सदस्यीय एक तरह से मंत्री परिषद है, उसका गठन किया गया। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्या किया गया, तो मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको इसके वारेन हेस्टिंग के अंदर कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो एलिजा इम्फे व 3 अन्य न्यायाधीश बने। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग, मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्फे। और सबसे पहले कहाँ उच्चतम न्यायालय स्थापित की गई थी, तो 1774 में कलकत्ता में। और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, उपहार लेने व रिश्वत लेने पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ। ठीक है, यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक संस्था बनाया गया। ठीक है, जो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी, जो इंग्लैंड में थी। ठीक है, इसने भारत में राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, राजस्व संबंधी और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के सम्राट को भी एक डर था कि यह कंपनी कहीं ज्यादा धन अर्जित कर ली और ज्यादा सैन्य शक्ति अर्जित कर ली, तो वह इंग्लैंड पर भी दबदबा कायम कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसने इस चीज को नियंत्रित किया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला एक्ट है संशोधन अधिनियम, या इसको बंदोबस्त कानून बोलते हैं। यह 1781 में आया था। तो यह 1773 की जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए लाया गया था। दूसरा, एक उच्चतम न्यायालय का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कानून, उसके लिए क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया था।
तो उसके लिए भी लाया गया था इसको। 1774 में जो उच्चतम न्यायालय बना था उसके दायरे सेलेक्ट करने के लिए लाया गया था, उसके संबंध में कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके प्रावधान देखते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल व कंपनी के सेवकों को उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल कुछ भी करे, ठीक है, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को भी इसके क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। और राजस्व संबंधी मामलों जैसे वसूली को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ठीक है, कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गए और इसके द्वारा हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए उनके निजी कानूनों के हिसाब से न्याय देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर करने की व्यवस्था की गई, न कि सुप्रीम कोर्ट में। जबकि अब कैसे होता है, तो प्रांतीय न्यायालयों का जो अपील होता है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है वर्तमान में। लेकिन तब जो है इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि जो भी प्रांतीय न्यायालय हैं उनके द्वारा जो भी अपील किया जाएगा वह उन प्रांतों में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके पास अपील की जाएगी। इसके द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए कानून बनाने की व्यवस्था की गई। और न्यायालयों के लिए कानून कौन बनाएगा, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है वही न्यायालयों के लिए कानून बनाएगी। इसके अंतर्गत व्यवस्था किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो यह याद रखेंगे आप लोग, यह 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और न्यायालय के दायरे को सेट करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि इसमें न्याय जो है हिंदुओं को हिंदू कानून और मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के अंतर्गत की जाती थी। यह भी आ जाता है एग्जाम में कि यह बंदोबस्त कानून जो था वह पूरे देश के लिए था क्या, तो नहीं, यह जो है या पूरे देश पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बताया था क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यह केवल कलकत्ता के निवासियों के ही दायरे को सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब उसके बाद से अगला इसमें देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। इसके द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक है, अभी तक केवल आधिपत्य का क्षेत्र हुआ था, अब पूर्ण नियंत्रण हो गया कंपनी पर। ठीक है, किसका, तो ब्रिटिश सरकार का। प्रावधान क्या क्या था, तो कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य क्या किए गए, पृथक कर दिए गए। वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित और राजनीतिक मतलब क्या, शासन से संबंधित। ठीक है, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी तथा राजनीतिक मामलों के लिए एक नए निकाय नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अभी तक प्रारंभ में 1773 वाले एक्ट में क्या था, निदेशक मंडल था जो कंपनी के सभी कार्यों को देखता था। लेकिन अब जो है निदेशक मंडल का कार्य केवल व्यापारिक मामलों के तहत हो गया और राजनीतिक मामलों के लिए कौन सा बन गया, तो नियंत्रण बोर्ड बन गया। इस तरह क्या हो गया, द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन मतलब क्या, दोहरा शासन। ठीक है, तो निदेशक मंडल जो था वह क्या देखेगा, केवल व्यापारिक मामलों को, और राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा, नियंत्रक बोर्ड देखेगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे दो संस्थाओं द्वारा शासन किया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, द्वैध शासन किया गया। नियंत्रण बोर्ड जो है सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड क्या क्या करेगा, राजनीतिक मामलों को जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। जबकि निदेशक मंडल क्या करेगा, व्यापारिक मामलों को निर्देशित करेगा। ठीक है, तो यह पिट्स इंडिया एक्ट में मेन क्या है कि यहाँ पे कंपनी के कार्यों को विभाजित किया गया और एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया। यह याद रखेंगे, यही दो चीजें याद रखनी है इसमें। अब उसके बाद से नेक्स्ट था 1786 का अधिनियम। यह केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, उसको शक्ति देने के संबंध में था। इसमें याद रखेंगे आप लोग
यह एक तरह से वीटो के संबंध में बात करता है। वीटो मतलब क्या है? यह काउंसिल के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार दिया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको। वीटो की शक्ति की बात करता है, मतलब यह वीटो की बात करता है। और सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल, अब जो कमांडर इन चीफ होगा वह गवर्नर जनरल ही होगा। और यहाँ पे वीटो की बात हुई, तो अगर वीटो की बात आएगी तो वह किस एक्ट के तहत है? तो 1786 के तहत है। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जिनको वीटो की शक्ति दी गई थी? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब उसके बाद से अगला देखेंगे 1813। 1793 का एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें यह है कि अगले 20 साल के लिए सारे प्रावधान को बढ़ा दिया गया सेम। और उसके बाद से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को वीटो की शक्ति दी गई थी वह सारे गवर्नर के लिए सेम कर दी गई। ठीक है, अब 1813 का काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का, और चाय के व्यापार व चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग कि सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1813 में। लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार रहा कि कंपनी चाय का व्यापार केवल कंपनी ही करेगी और चीन के साथ भी व्यापार केवल कंपनी ही करेगी। इसके अलावा और कोई मटेरियल हो तो उसके लिए कोई भी कंपनी इंग्लैंड का व्यापार कर सकती है भारत में। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार का बात 1817 में आया, फिर 1813 में आया। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को पढ़े लिखे आदमियों की जरूरत थी, जबकि वो भी यहाँ पे उनकी भाषाओं को समझा जा सके, इसके लिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दी ताकि वह उनके जैसे ही लोगों को बना सकें और ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें। साथ ही शिक्षा के लिए 1 लाख का व्यवस्था किया गया, जिससे उनको पढ़े लिखे कर्मचारी मिल सके और उनके लैंग्वेजों को समझ सके, उनका हिसाब किताब कर सके। लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और कर भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की गई। कंपनी शासित क्षेत्रों पर राजा की प्रभुता को स्थापित किया। ठीक है, इसने। नेक्स्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है 1813 में? तो व्यापारिक एकाधिकार और ईसाई मिशनरियों को अनुमति, फिर उसके बाद शिक्षा के लिए 1 लाख की व्यवस्था करना, लेकिन यह पूरी रूप से लागू नहीं हुई। यह 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है 1813 के लिए। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, यह इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह भारत का गवर्नर जनरल बना। मतलब अब जो है सबसे पहले क्लाइव जो गवर्नर था, उसके बाद से कौन बना? वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब उसके बाद से भारत का गवर्नर जनरल 1833 से कौन बन गया? तो पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। ठीक है, मद्रास व बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति को समाप्त कर भारत के गवर्नर को प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो विधायिका संबंधी शक्ति जो मद्रास और बंबई के गवर्नरों की थी वह किसको प्रदान कर दी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। ठीक है, पहले के जो भी कानून थे उनको नियामक कानून कहे गए और नए कानून को एक्ट कहा गया। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, पहले क्या था? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, लेकिन चीन और चाय का व्यापार कंपनी के अधीन रहा। लेकिन इस एक्ट के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब केवल प्रशासनिक निकाय बन गई और ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत हो गई। मतलब अब भारत में कोई भी कंपनी किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकती थी।
उस पे कंपनी का कोई एकाधिकार नहीं रह गया था। ठीक है, तो पहले एकाधिकार समाप्त किया गया, अब पूर्णतः कर दिया गया समाप्त। ठीक है, कंपनी में किसी पद, कार्यालय, रोजगार और भर्ती करना एवं सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने को कहा गया। ठीक है, यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहा गया, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। ठीक है, 1833 में नहीं लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1853 में लागू हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यह सिविल सेवकों की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भारतीयों के लिए नहीं हो पाया 1833 के एक्ट के तहत। 1853 के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एक विधि अधिकारी बिना वोटिंग राइट्स के नियुक्त किया गया, और पहले विधि अधिकारी कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, इसके तहत दास प्रथा का अंत जो है 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया। ठीक है, एलनबरो द्वारा किया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग कि दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1833 के तहत 1843 में किया गया लॉर्ड एलनबरो द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं 1853 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यों को और परिषद में जोड़कर एक विधान परिषद बनाया गया, जो छोटी संसद की तरह कार्य करेगा। यही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है सिविल सेवकों के लिए भर्ती खुली प्रतियोगिता द्वारा भारतीयों के लिए खोला गया। लेकिन यह परीक्षा कहाँ होता था? तो इंग्लैंड में होता था। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग, यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि सिविल सेवकों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा थी वह किस एक्ट के तहत खोली गई? तो 1853 एक्ट के तहत खोली गई। ठीक है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने गए थे। ठीक है, 6 सदस्यों में से 4 जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के प्रांतों द्वारा चुने गए थे। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट रखेंगे आप लोग वनडे एग्जामों के लिए। अब उसके बाद से अगला देखते हैं। अगला है 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, जिसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी बोलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद यह आया था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। वह गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रावधान क्या क्या था? तो भारत शासन महारानी के अधीन चला गया। ठीक है, अब उसके बाद से भारत में जो भी कंपनी के अधीन शासन था वह महारानी के अधीन डायरेक्ट चला गया, और उनके बिहाफ पर गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई। वायसराय मतलब क्या? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो नाम था वह बदल करके वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रण बोर्ड व निदेशक कोर्ट। नियंत्रण बोर्ड क्या था? तो राजनीतिक मामलों को देखता था, और निदेशक कोर्ट क्या देखता था? तो व्यापारिक मामलों को देखता था। इन दोनों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इस तरह शासन की द्वैध प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव का। ठीक है, यह दोनों समाप्त किया गया, तो इसके स्थान पे क्या बना? एक भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यह राज्य सचिव कहाँ रहेंगे? तो इंग्लैंड में रहेंगे। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था। जैसे वर्तमान में भारत में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश संसद का क्या होगा? एक कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यह राज्य सचिव जो है इंग्लैंड में रहेगा, वहां का एक मंत्री होगा जो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यह 15 सदस्यीय परिषद एक निगमित निकाय होगी, जो भारत व इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था तथा इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था।
1858 की अधिनियम में जो भी कमियां थी उसको सुधार के लिए 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। इसके तहत वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मतलब क्या, बिना वोटिंग राइट के। ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज व सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मतलब 1861 में किसकी बात की गई, तो विधान परिषद की बात की गई। इसने मद्रास व बंबई को पुनः विधायी शक्तियां वापस कर दी, पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत किया। 1833 में क्या किया गया था, केंद्रीकरण किया गया था कि मद्रास और बंबई को विधायी शक्तियां जो है उनकी किसके अंतर्गत आ गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गई थी। जबकि 1757 में क्या किया गया था, जो राजनीतिक शक्ति थी वह गवर्नर के अंतर्गत आ गई थी 1757 में। और यहाँ पर विधायी शक्तियां भी कहाँ आ गई थी, केंद्र में आ गई थी, केंद्रीकृत कर दी गई थी। अब उसके बाद से विकेंद्रीकृत किया गया, विधायी शक्तियां वापस दे करके वहां के गवर्नर को। ठीक है। इसके तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। तो यह एग्जाम में अक्सर पूछता है कि विधान परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है। तो परिषद का तो गठन केंद्र में पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन राज्यों में विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1861 के एक्ट के तहत किया गया, जिसमें 1862 में बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1899 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसने आपातकाल में वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ठीक है। अध्यादेश का जिक्र किसमें होगा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। तो यहाँ पे राज्यों में विधान परिषद, फिर उसके बाद से अध्यादेश, यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्यादेश। ठीक है, जिसकी अवधि कितने माह तक थी, 6 माह तक थी। मतलब वायसराय जो है बिना काउंसिल की संस्तुति के कोई भी आपातकाल में नियम या कानून बना सकता था अध्यादेश के माध्यम से, जो 6 माह तक जारी रहेगी, जो वर्तमान में भी अभी भी यह अध्यादेश की प्रक्रिया है। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। परिषद के एक सदस्य को एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जाता है। यह भी वर्तमान में जारी है। किसी एक मंत्री को कई सारे पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वनडे के लिए, विधान परिषद की स्थापना और अध्यादेश। वीटो शक्ति के बारे में मैं बताया था, कब किसको दिया गया, तो कार्नवालिस के संबंध में जो एक्ट आया था 1786 में, उसमें जो है वीटो शक्ति के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद से 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन बहुमत अभी भी किसके हाथ में थी, सरकारी सदस्यों के। सरकारी सदस्यों का मतलब क्या, जो अंग्रेज थे उन्हीं के हाथ में थी। ठीक है, एक तरह से, या अंग्रेजों के जो सपोर्टर थे। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने व कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, बजट पर बहस करने का मतलब क्या, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित व अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ। ठीक है। तो निर्वाचन पद्धति की स्टार्ट कब हुई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की पद्धति स्टार्ट हुई, लेकिन वह भी पूरे भारत में नहीं, सीमित क्षेत्र में और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, जबकि चुनाव शब्द का इसमें प्रयोग नहीं हुआ कहीं। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद से निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष और सीमित दायरे में। ठीक है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। 1909 में यह आया था।
तो मार्ले कौन थे? तो यह राज्य सचिव थे जो इंग्लैंड में थे। और मिंटो कौन थे? तो वह वायसराय थे जो भारत में थे। ठीक है, तो इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और केंद्र में 16 से 60 किया गया सदस्यों की संख्या, व प्रांतों में भिन्न भिन्न था चूंकि प्रांतों का साइज अलग अलग था। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत था, ठीक है, और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत था। ठीक है, सरकारी मतलब क्या, जो एक तरह से अंग्रेजों के सपोर्टर या अंग्रेज लोग थे उन्हीं का बहुमत ज्यादा था केंद्रीय परिषद में, और प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत ज्यादा था, मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व ज्यादा था। इसने बजट पर संकल्प रखना व अनुपूरक प्रश्न पूछने को अधिकृत किया। ठीक है, मतलब 1909 के एक्ट के तहत अनुपूरक प्रश्न बजट पर पूछा जा सकता था, जबकि 1992 के तहत केवल बजट पर प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय व गवर्नर के कार्य परिषद में रखने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने, वह भी विधि सदस्य के रूप में रखे गए। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है यह वायसराय के कार्य परिषद के सदस्य बने। ठीक है, नेक्स्ट जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिकता का जनक माना जाता था। तो इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, और लॉर्ड मिंटो को क्या माना गया? सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो यह एक्ट जो है इसलिए काफी फेमस है कि इसमें जो है यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हिंदू मुस्लिम का जो भी राइट्स है उसके संबंध में जो यह एक्ट आया, यहीं से यह स्टार्ट हुआ, यह शुरू हुआ। ठीक है, यही एक्ट है जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सा एक्ट है? तो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो है उससे संबंधित है। यही एग्जामों में काफी पूछा जाता है। और सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और मॉन्टेग्यू कौन थे? तो भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो वायसराय थे। ठीक है, जैसे मार्ले क्या थे? राज्य सचिव, और मिंटो क्या थे? वायसराय। ऐसे ही मॉन्टेग्यू जो है राज्य सचिव, और यह चेम्सफोर्ड जो है क्या थे? वायसराय थे। इसने पहली बार क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा की है। उत्तरदायी सरकार, यह याद रखेंगे आप लोग कि किस एक्ट के तहत बात की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। 1919 में आया, लेकिन लागू कब से हुआ? 1921 से। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण को थोड़ा कम किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर परिषदों की सूचियों के अनुसार कानून बनाने का प्रावधान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी केंद्रीय व एकात्मक बना रहा। ठीक है, इसमें राज्य सूची और केंद्र सूची की बात की गई, लेकिन जो सरकार का ढांचा था वह क्या था? एकात्मक ही था। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया। हस्तांतरित मतलब क्या? हस्तांतरित में आता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब चीजें हस्तांतरित विषय में आती थी। और आरक्षित विषय कौन कौन से बोले जाते थे? तो जैसे धन व पुलिसिंग व्यवस्था, इन सब से रिलेटेड जो भी व्यवस्था होती है वह आरक्षित विषय बोली जाती है। तो प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांटा गया। तो इसी से द्वैध व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, हालांकि यह असफल रहा। ठीक है, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात किसमें की गई? 1919 के एक्ट के तहत की गई। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कब की गई? तो 1992 के एक्ट के तहत।
ठीक है। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदन राज्यसभा व लोकसभा का गठन किया गया। दोनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित किया गया। ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। ठीक है। तो 1909 में क्या किया गया था? तो 1909 में केवल मुस्लिमों की बात की गई थी, जबकि इसमें क्या क्या किया गया? इसमें सिख और ईसाई, आंग्ल भारतीय, मतलब सिखों के लिए और एक तरह से आंग्ल भारतीयों के लिए और ईसाइयों या यूरोपियों के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है। संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। ठीक है। मताधिकार सबको नहीं दिया गया। डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात तो की गई, लेकिन जो मताधिकार था वह सभी को नहीं दिया गया। संपत्ति व शिक्षा के आधार पर कुछ लोगों को दिया गया सीमित दायरे में। ठीक है। नेक्स्ट, इसका प्रावधान और क्या क्या था? तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, जिसको भारत सचिव के कुछ कार्यों को स्थानांतरित किया गया। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोक सेवा आयोग का गठन इसके तहत 1926 में किया गया, जिसमें सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। ठीक है। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने को अधिकृत किया गया। मतलब केंद्रीय बजट को किससे अलग किया गया? केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया इस एक्ट के तहत 1919 के तहत। यह याद रखेंगे आप लोग, बजट से संबंधित है। ठीक है। विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया इसके तहत। ठीक है। विधि आयोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और कौन सा विधि आयोग है, कौन सा विधि आयोग है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विधि आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है। उसके गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया? तो पूर्व उत्तरदायी सरकार का गठन करने की बात कही गई और भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। इसमें कुछ प्रावधान देखते हैं। तो इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसने संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसने संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग व 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की बात कही। ठीक है। यहाँ पे संघीय लोक सेवा आयोग की बात की गई है, जबकि पिछले में क्या था? तो वहां पे लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। ठीक है। संघीय लोक सेवा का मतलब क्या है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की बात की जाती है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था और इसके अंतर्गत 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद को समाप्त कर इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम दी गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता का और विस्तार किया। ठीक है। तो 1909 में केवल क्या किया गया था? मुस्लिमों की बात की गई थी सांप्रदायिकता के लिए। ठीक है। फिर 1919 में क्या किया गया? और विस्तार किया गया किसके किसके लिए? तो सिखों और यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए, इसमें व्यवस्था की गई थी 1919 में। अब 1935 में क्या किया गया? और विस्तार कर दिया गया किसके लिए? दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्गों के लिए। तो यह 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट में किनको क्या क्या प्रावधान किया गया। ठीक है। सांप्रदायिकता के संबंध में अलग अलग धीरे धीरे बांटा गया। पहले 1909 में मुस्लिमों को, 1919 में क्या? सिखों को और आंग्ल भारतीयों को और ईसाइयों को। फिर उसके बाद से नेक्स्ट 1935 में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है।
और क्या प्रावधान हुआ, तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई माना गया। ठीक है, इसने 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों को अलग अलग बांटा, और अवशिष्ट शक्तियां जो थी इसके अंतर्गत वह वायसराय को दे दी गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या, जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय न हो वह किसके अंतर्गत आ जाएंगी, वह वायसराय के लिए अवशिष्ट शक्तियों के रूप में मिल जाएंगी। या फिर कोई ऐसा विषय जो नया हो, जो इन तीनों में नहीं होगा, तो वह किसके लिए होगा, तो वह वायसराय को मिल जाएगी अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतों ने क्या किया, इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। तो यह टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कब किया गया, तो 1935 में किया गया, इस एक्ट के तहत किया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई और गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो 1937 में 1935 के एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट तो हुई, लेकिन 1939 में क्या हो गई, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह समाप्त हो गई। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की। ठीक है, 1919 में राज्य में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को डिवाइड कर दिया जाएगा। यह भी प्रावधान कभी अस्तित्व में नहीं आया। राज्यों में तो स्वायत्तता हो गई और केंद्र में क्या, द्वैध शासन प्रणाली को शुरू करने की बात इसमें कही गई थी। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, 11 राज्य टोटल थे उस समय, उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें कौन कौन था, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसमें विधान परिषद व विधानसभा की व्यवस्था की गई। हालांकि इनमें क्या था, कई प्रकार के प्रतिबंध थे। ठीक है, यह टोटल प्रावधान 1935 के तहत था। नेक्स्ट अगला था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बाद से आया, जिसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जाना जाता है। यह 1947 का अधिनियम बना। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया, तो ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। 2 राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का निर्माण किया गया। राष्ट्रमंडल से अलग होने की इनके अंतर्गत स्वतंत्रता थी, ये राष्ट्रमंडल में शामिल हों या न हों। ठीक है, इसके अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्र किया गया इनको। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, संविधान सभा स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त या अधिकृत कर सकती थी। ठीक है, संविधान सभा जो था वह स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर सकती थी, इसके लिए वह अधिकृत थी। ब्रिटेन में भारत सचिव की सभी शक्तियों को समाप्त कर उसे राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। रियासतों को स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से काफी विवाद हुआ। सभी आदिवासी क्षेत्र समझौता भी इसके तहत समाप्त कर दिया गया। तो यह सारे पॉइंट अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं श्योर हूं कि आप यूपीएससी तक के वनडे एग्जाम ही नहीं, यूपीएससी तक के एग्जामों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के जो ऐतिहासिक विकास यात्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, यूपीएससी के भी क्वेश्चन आराम से इनसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग यह तैयार कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।